नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने आपको ऊष्मा जो टॉपिक चल रहा था वो करा दिया था। तो आज चर्चा करते हैं हम एक नए टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा तरंग यानी किरणें, जिसे हम वेव भी कहते हैं। तो किरणों के बारे में बताएंगे। जो प्रकाश तरंग होती है, ध्वनि तरंग होती है, तरंग काफ़ी प्रकार की होती है। गामा किरण होती है, एक्सरे किरण होती है। तो ये जो तरंग होती है वो तरंगों के किस प्रकार में आती है, कौन से भाग में आती है, ये सभी बातों पे चर्चा करेंगे। और इन तरंगों का प्रयोग क्या होता है ये बताएंगे हम आपको। तो गाइस, पहले मैं आपको तरंग लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी वन लाइनर परिभाषा बताऊंगा कि इसका जो प्रयोग होता है वो किस कार्य के लिए होता है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक था तरंग, जिसे हम बोलते हैं वेव। तो आज का हमारा टॉपिक है तरंग। देखो, तरंग के माध्यम से ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण किया जाता है। हालांकि ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करने के बहुत सारी क्रिया होती है, बहुत सारे निकाय होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो उसी तरह ये तरंग भी ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का एक प्रकार होता है। अब जैसे कि किसी वस्तु को ले लो, प्रकाश ले लो। प्रकाश क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा को देता है। इसी तरह ध्वनि भी होती है, ये सभी एक जगह से। तो इसकी वन लाइनर परिभाषा क्या होती है? तरंग द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है। ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण किया जाता है। स्थानांतरण किया जाता है। अब बात करते हैं कि तरंग जो होती है उन्हें दो भागों में बांटा गया है, और उन दो भागों के अंतर्गत कुछ किरणें आती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक होता हमारा यांत्रिक, जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। तो जो ध्वनि तरंग होती है वो किसका उदाहरण होती है? वो यांत्रिक तरंग का उदाहरण होती है। इसी तरह एक होती है हमारी अयांत्रिक। तो अयांत्रिक जो तरंग होती है जिसे हम बोलते हैं अनमैकेनिकल वेव, तो इसके अंतर्गत आती है हमारी प्रकाश तरंग। कौन सी आती है? प्रकाश तरंग। तो दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी यांत्रिक तरंग, जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और जिसका अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल होता है ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग इसका एग्जाम्पल होता है। इसी तरह एक और होती है हमारी अयांत्रिक तरंग। तो दूसरी होती है हमारी अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग, जिसे हम बोलते हैं अनमैकेनिकल वेव। अनमैकेनिकल वेव। अगर बात करें अनमैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल होता है प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो यांत्रिक तरंग होती है और अयांत्रिक तरंग होती है, इनके अंतर्गत कौन कौन सी तरंगें आती हैं। तो पहले मैं आपको यांत्रिक तरंग के बारे में बताता हूं। जो यांत्रिक तरंग होती है, ये इनके अंतर्गत दो प्रकार की तरंग आती है। एक होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंग, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। तो चलिए लिखा देता हूं मैं आपको। पहले यांत्रिक तरंग कराते हैं।
तो यांत्रिक तरंग। तो इसका जो पहला पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो यांत्रिक तरंग होती है यह सभी माध्यमों में कार्य करती है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, इन माध्यमों के अनुसार ये कार्य करती है। तो यांत्रिक तरंग किस में कार्य करती है? यह ठोस, द्रव, गैस आदि में कार्य करती है, या कह सकते हो आदि में गति करती है। ठोस, द्रव तीनों माध्यम में कार्य करती है, तीनों माध्यम में कार्य करती है या में चलती है। तो इसी तरह तो इसके जो प्रकार होते हैं, फर्स्ट प्रकार होता है इसका अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ नाम तो बहुत बार सुना होगा आपने, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है और इसके जो कण होते हैं किस प्रकार गति करते हैं, इन सभी बातों पर। तो दोस्तों जो अनुप्रस्थ तरंग होती है यह केवल ठोस में चलती है, यह केवल ठोस माध्यम में चलती है, ठोस माध्यम यह केवल ठोस माध्यम में चलती है, ठोस माध्यम में चलती है, यह केवल ठोस माध्यम में चलती है। दूसरा पॉइंट ये होता है इसके जो कण होते हैं वो लंबवत कार्य करते हैं, या कह सकते हो जैसे कोई भी ठोस वस्तु हो जिसमें हम दूसरी ठोस वस्तु या कोई दो ठोस पदार्थ टकराव करते हैं तो क्या होता है, ठोस वस्तु में कंपन आने लगता है। इस तरह जैसे फोन हमारा वाइब्रेट होता है ना, उस तरह वो ऊपर नीचे हल्की सी हलने लगती है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो उसके जो कण होते हैं ठोस के वो एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं, यानी ऊपर नीचे कार्य करते हैं। जैसे कि मैं आपको लिखा देता हूं, इसमें ठोस के अणु व परमाणु, अणु व परमाणु लंबवत कार्य करते हैं, लंबवत कार्य करते हैं। अब जैसे कैसे लंबवत कार्य करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक छोटे चित्र के माध्यम से बताता हूं। जैसे कि ये कोई ठोस वस्तु है, ये कोई ठोस वस्तु, अगर इसमें एक साइड से हम कोई भी ठोस वस्तु का टकराव कराएं तो इसके जो कण होते हैं वो कुछ इस प्रकार जाएंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा जो इसके कण हैं वो आगे की ओर भी चल रहे हैं लेकिन ऊपर नीचे की ओर भी गति करते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो हमारी अनुप्रस्थ तरंग होती है इसके जो कण होते हैं वो कैसे गति करते हैं, वो लंबवत गति करते हैं। तो लंबवत का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंग की। अनुदैर्घ्य तरंग की, अनुदैर्घ्य तरंग, तो अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में पहला पॉइंट ये होता है, देखो जैसे कि अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बताया, ये केवल ठोस में कार्य करती है। जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है यह ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गति करती है, तीनों माध्यम गति करती है, तीनों माध्यम में गति करती है। चलिए ये तो आपको पता पड़ गया, ये तीनों माध्यम में गति करती है। लेकिन इसके जो कण होते हैं या फिर कह सकते हो इसके जो अणु परमाणु होते हैं वो किस प्रकार गति करते हैं। इसके अणु
व परमाणु। समांतर कार्य करते हैं, समांतर कार्य करते हैं। जैसे आपको लंबवत का मतलब समझ में आया, उसी तरह मैं समांतर को बता देता हूं। जैसे कोई ये ठोस है, तो इसमें जो समांतर कण होते हैं वो कुछ इस प्रकार कार्य करते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। फिर दूसरी जो किरण होती है वो भी कुछ ऐसे करके ही जाती है। तो दोस्तों इससे आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि समांतर जो कण किस प्रकार कार्य करते हैं और लंबवत कण किस प्रकार कार्य करते हैं। तो ये हमारी यांत्रिक तरंगें कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों अब बात करते हैं अयांत्रिक तरंगों की। तो मैं आपको अयांत्रिक तरंग लिखा देता हूं यहां पे। तो अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, जो अयांत्रिक तरंग होती है उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। चलिए, ये तो आपको पता पड़ गया कि इसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि यह जो किस में गति करती है और इसके जो कण होते हैं वो किस प्रकार गति करते हैं। यह इसके लिए, इन तरंगों के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्रॉस का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है इसमें दो गुण और पाए जाते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो मैं आपको लिखा देता हूं, इसमें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र का गुण उपस्थित रहता है। दोस्तों जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है या कह सकते हो अयांत्रिक तरंग होती है, उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। तो मैंने आपको ये लिखा दिया। तो अब बात करते हैं जो हमारी तरंग होती है, अयांत्रिक तरंग होती है, वो कौन कौन सी तरंग होती है। जैसे कि प्रकाश तरंग होती है, गामा तरंग होती है और एक होती है हमारी एक्स-रे तरंग। उससे पहले मैं इसे साफ कर दे जाऊं और आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिए। तो हो सकता है आपने ले लिया होगा इतनी देर में स्क्रीनशॉट। चलिए इसे मैं साफ कर देता हूं। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जिसे हम अयांत्रिक तरंग भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसकी बात करें अगर इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग होती है। दूसरी होती है हमारी गामा किरण होती है, गामा तरंग। तीसरी होती है हमारी एक्स तरंगे, एक्स तरंग। तो ये तीन इसके एग्जाम्पल होती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो
विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसकी चाल होती है वो कितनी होती है और उसकी चाल किसके बराबर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल प्रकाश की जो चाल होती है उसके बराबर होती है, बराबर प्रकाश की चाल तो प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारी प्रकाश की चाल होती है और प्रकाश की चाल के ये बराबर विद्युत चुंबकीय तरंग की भी चाल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो प्रकाश तरंग का भी एक एग्जाम्पल होती है। तो बता सकते हैं हम आपको, इसमें एक पॉइंट और बता देते हैं, जो प्रकाश की जो चाल होती है वो रीमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात की थी और उसने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यानी गनीमीड की सहायता से ज्ञात की थी। प्रकाश की चाल रीमर ने ज्ञात की थी, रीमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात की थी, नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात की थी, इसने ज्ञात की थी। तो अब हम आपको बताते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है, क्योंकि जो भी होता है प्रकीर्णन वो तरंगों के माध्यम से होता है। वो बात अलग है ये कलरों में होता है, लेकिन इसका जो मुख्य कारण होता है वो तरंग ही होती है। देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूं, जो सर्वाधिक अगर बात करें प्रकीर्णन की और इधर बात करें तरंग दैर्ध्य की, प्रकीर्णन और तरंग दैर्ध्य, तो इसकी एक ट्रिक होती है वेव ज्योर, इसे कैपिटल में लिख देता हूं मैं आपको, वेव ज्योर। देखो ये ट्रिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो ये 7 रंगों के नाम है और ये 7 रंग किस में होते हैं? इंद्रधनुष में होते हैं। किस में होते हैं? ये इंद्रधनुष में। तो देखिए ये हमारा वॉयलेट है और ये हमारा रेड है, इसी तरह ये ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस तरह ये पूरे रंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो वॉयलेट यानी कि बैंगनी रंग का होता है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य तो किसका होता है? रेड रंग का होता है। तो ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जो तरंगे, जो प्रकीर्णन होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है घुलना, यानी कि कौन सा रंग सर्वाधिक घुलता है। तो आपने देखा होगा जितने भी हमारे सिग्नल होते हैं उनमें लाल रंग होता है, क्योंकि लाल रंग आसानी से नहीं घुलता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? रेड रंग का। और सर्वाधिक जो तरंग दैर्ध्य होता है वो रेड रंग का होता है। मेरा कहने का मतलब ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो आपको पता पड़ गया होगा जो सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है वो वॉयलेट यानी कि बैंगनी रंग का होता है और जो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होता है वो रेड रंग का होता है। अगर आपसे पूछा है सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो रेड रंग का। अगर ये पूछा है सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो इसका होता है। और ये सभी किसके रंग होते हैं? इंद्रधनुष के रंग होते हैं। के रंग होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंद्रधनुष के रंगों में जो बीच का रंग होता है वो कौन सा होता है, तो बीच का रंग क्या होता है? जी का मतलब क्या होता है? ग्रीन। तो ये आपको मतलब समझ में आ गया होगा। तो गाइस कल फिर मिलते हैं आपसे और कल हम आपको बताएंगे, जो आज मैंने बताया कि कौन कौन सी तरंग किसके अंतर्गत आती है, तो कल हम बात करते हैं तरंगों की। तो कल बताएंगे हम आपको कि कौन सी तरंग की खोज किसने की थी और कौन सी तरंग किस लिए कार्य करती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं गाइस, धन्यवाद।